तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी की जाएगी। पिछले कई दिनों से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं से बैठक कर इसकी तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के घर पर हुई बैठक में इस लिस्ट को फाइनल किया गया। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, पार्टी उपाध्यक्ष ओम माथुर, राज्य बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की पहली सूची जारी की जाएगी। चुनाव समिति 17 जनवरी को फिर बैठेगी, जिसके बाद एक और सूची आएगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य चुनाव समिति ने सभी 403 सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दे दिया है और अब केंद्रीय चुनाव समिति के नाम जाने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ वरिष्ठ नेताओं ने सलाह मशवरा किया है। तो हम आपको एक बार फिर से खबर पूरी बता दें कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी और पिछले कई दिनों से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं से बैठक कर इसकी तैयारी कर रहे थे और बताया यह भी जा रहा है कि अमित शाह के घर पर हुई बैठक में इस लिस्ट को फाइनल भी कर दिया गया है। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र, पार्टी उपाध्यक्ष ओम माथुर, राज्य बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, संगठन मंत्री सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि प्रदेश चुनाव समिति में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था। और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की पहली सूची जारी की जाएगी। चुनाव समिति 17 जनवरी को फिर बैठेगी, जिसके बाद एक और सूची आएगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राज्य चुनाव समिति ने सभी 403 सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दे दिया है। और हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विक्रम, क्या है ताजा हाल सूची का? देखिए, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 15 तारीख को यानी खरमास जैसे ही बीतेगा उसके बाद से वो पहली लिस्ट जारी करेगी और इसी क्रम में आज जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक के जरिए जो तकरीबन 100 सीटें हैं उनका बंटवारा किया जाएगा और उनके उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो आ सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ जो थे उनको प्रचार प्रबंधन समिति में नहीं शामिल करने से वो काफी नाराज चल रहे थे और ये भी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ जो है वो हिंदू महासभा के बैनर तले अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं, यानी देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, इन तमाम जगहों पर जो सीटें हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कल की जो बैठक हुई है उसमें योगी आदित्यनाथ शामिल रहे हैं, तो ये इन बातों पर ये जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर विराम लगा दिया गया है। निश्चित तौर पर एक काफी दिनों से इंतजार थी भारतीय जनता पार्टी की सूची की, जिस तरीके से ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के जो फहरिस्त होगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसलिए अपने लिस्ट को रोकी हुई है कि पहले सपा की लिस्ट आ जाए, उसको देख लिया जाए, उसके बाद से अपने प्रत्याशी उतारे जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर जो गठबंधन की बात चल रही है और तकरीबन 115 सीटों की लेकर के बातचीत चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने 115 की जो लिस्ट है वो अखिलेश गुट, समाजवादी पार्टी की जो अखिलेश गुट है उसको भेजा हुआ है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इंतजार का एक तरीके से व्यवस्था की गई थी। लेकिन उसके बावजूद तमन्ना आज हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जो है वो आ जाए। इसके साथ ही 17 तारीख को दूसरी मीटिंग होगी और दूसरी मीटिंग में जो दूसरी लिस्ट होगी उसको भी जारी किया जा सकता है। तमन्ना जी विक्रम, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, तो आज क्या लगता है कि सूची में कितने नाम शामिल हो सकते हैं और कौन कौन से बड़े नाम शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो बड़े और छोटे नाम की बात नहीं है यहाँ पर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव अब सिर पे है और 1 तारीख से मायावती जो है वो अपनी रैलियों को शुरू कर देंगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी अपना खाका तैयार कर लिया है। कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी भी आ जाएगी। तो उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पहले ही काफी लेट हो चुकी है और ऐसे में उसको अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने के साथ साथ जो चुनावी समीक्षा है, चुनावी बैठकें हैं, चुनावी रैलियां जो है, चुनावी जनसभा जो है, उनको
उनके लिए भी खाका तैयार करना होगा, क्योंकि समय काफी कम बचा हुआ है और प्रदेश की 403 विधानसभाओं में तकरीबन 14 साल के अपने वनवास को भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक खाका भी तैयार किया जाएगा कि कैसे इतने कम समय में लोगों तक पहुंचा जा सके। रही बात बड़े नामों की, तो निश्चित तौर पर तमाम वो पूर्व मंत्री, तमाम वो चेहरे जो कहीं ना कहीं एक तरीके से हाशिए में भारतीय जनता पार्टी पर चले गए थे, उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। और तमाम जो पूर्वांचल के इलाके की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल और इसके साथ में पश्चिमांचल की जो इलाके हैं, वहां से तमाम कद्दावर मंत्रियों के बेटे और इसके साथ में तमाम कद्दावर मंत्री जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। जी चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज जो है 403 सीटों के लिए नामों का अंतिम रूप दिया जा सकता है और अब केंद्रीय चुनाव समिति में नाम जाने के पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के साथ वरिष्ठ नेताओं ने सलाह मशवरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती का जन्मदिन है। मायावती के 61वें जन्मदिन के मौके पर बीएसपी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नए अंदाज में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी। बीएसपी सूत्रों का दावा है बहन जी के जन्मदिन के मौके पर ही इस बार डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत की जाएगी। आज के दिन के लिए पार्टी ने सोशल मीडिया पर डिजिटल कैंपेन के लिए ऑडियो, वीडियो, सीडी और पोस्टर तैयार कराए हैं। इन सीडी और पोस्टर्स में बताया गया है कि कैसे मायावती एक अच्छी शासक रही हैं। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने इस बार सपा, भाजपा और कांग्रेस को सोशल मीडिया पर मात देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है। इतना ही नहीं, पार्टी ने बहन जी को आने दो शीर्षक से ऑडियो, वीडियो, सीडी भी तैयार कराई है। सपनों को पंख लगने दो, बहन जी को आने दो कैंपेन वीडियो को बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने आवाज दी है। इस वीडियो में मायावती के शासन में सुशासन की बात कही गई है और सपा के शासन में अराजकता, लूट और गुंडागर्दी से जनता की परेशानी दिखाई गई है। एक समय था जब बीएसपी के नेता ये मानते थे कि उन्हें सोशल मीडिया और टीवी के प्रचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके वोटर्स का इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में हार और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद दलितों के वोट बैंक की राजनीति करने वाली मायावती अब नए तौर तरीके अपना रही हैं। तो आज मायावती का 61वां जन्मदिन है। बसपा सुप्रीमो मायावती आज अपना 61वां जन्मदिन मना रही हैं और इसी के साथ वो अपनी पार्टी के लिए एक डिजिटल प्रचार की शुरुआत भी करने वाली हैं। मायावती का जन्मदिन है आज और प्रचार के लिए ऑडियो, वीडियो, सीडी जारी की जाएगी और एक गाना है जिसको कैलाश खेर ने गाया है, सपनों को पंख लगाने दो, बहन जी को आने दो। कैंपेन वीडियो को बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। इस वीडियो में मायावती के शासन में सुशासन की बात कही गई है और सपा के शासन में अराजकता, लूट और गुंडागर्दी से जनता की परेशानी दिखाई गई है। एक बार फिर से चलते हैं, हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रम, आज किस तरह का प्लान है मायावती का? कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज अपने जन्मदिन पर खास? देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो की बात की जाए तो मायावती का आज 61वां जन्मदिन है और ऐसे में उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव को लेकर के एक ब्लू बुक जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। मायावती का ये 12वां संस्करण होगा जिसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही मायावती अपने 61वें जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में मना रही हैं, जिसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है और जिस तरीके से जो गाने कैलाश खेर की आवाज में आ रहे हैं कि बहन जी को आने दो, उसको भी लोगों के सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ तमाम जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बसपा के जो पदाधिकारी रहे हैं, उनके साथ मीटिंग होगी। रायशुमारी करने के साथ 1 फरवरी से खाका तैयार कर दिया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी को मेरठ में, इसके बाद अलीगढ़ में, उसके बाद बुलंदशहर में मायावती की रैलियां जो है वो आयोजित की जाएंगी। एक दिन में 2 रैलियां, चूंकि समय कम बचा हुआ है तो उसका एक फिनोमेना तैयार किया जाएगा। एक दिन में 2 रैलियां जो है वो बहन जी करेंगी वहां पर। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने अब फेसबुक और सोशल मीडिया का जितना भी कहा जाए सहारा लेना शुरू कर दिया है, तो वो 2014 के बाद की जो प्रक्रिया थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर प्रचंड जीत हासिल की थी और इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी का जो सुपड़ा साफ हुआ था, उसको लेकर के बसपा ने भी अपने परंपरागत वोटरों को लुभाने के साथ जो अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं उनको अपने वोट बैंक में शामिल करने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है बहुजन समाज पार्टी में। दूसरी बात अगर देखा जाए तो तमाम जोनल कोऑर्डिनेटर्स को ये
इस बात के लिए कह दिया गया है कि अपने जोन में बहन जी का जन्मदिन जो है वो बिल्कुल सादगी के साथ मनाया जाए, इसके साथ ही आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। किसी भी तरीके से ऐसी कोई भी घटना ना हो जिसमें ये जन्मदिन के ऊपर कहीं ना कहीं ग्रहण लगे। तो इसको लेकर के भी एक तरीके से निर्देश जो है वो कल देर रात जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो 70 सीटों पर, यानी उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसकी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि बसपा जो है वो मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरेगी और मजबूती के साथ इस चुनाव में लड़ेगी। जी विक्रम, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो भी मायावती रैली करेंगी उसका लाइव प्रसारण जो होगा वो बड़े पर्दे पर भी दिखाया, मतलब बड़ी स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा। कब से ये होगा? क्या आज से ही ये शुरू हो जाएगा डिजिटलीकरण, जो ये पार्टी की जो भी कैंपेनिंग करनी है? देखिए, अगर देखा जाए तमन्ना, तो जिस तरीके से यहाँ पर विजुअल वैन्स जो होती हैं उनकी व्यवस्था की गई है और गांव-गांव में मायावती यहाँ पर जो भी संबोधन करेंगी वो जितने भी गांव हैं, यानी पूर्वांचल के या फिर पश्चिमांचल के जितने भी गांव हैं उन गांवों में जो वैन है, विजुअल वैन्स जो है वो वहां पर लगी हुई हैं और उनके जरिए ये कोशिश की जाएगी एलईडी वैन्स के जरिए कि लोगों तक उनकी बात पहुंचाई जाए। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने 3D सभाएं की हुई थी, इसके साथ में जिस तरीके से एलईडी वैन्स के जरिए अपनी बातों को पहुंचाया था और उसके बाद से 80 में से तकरीबन 73 सांसद जो हैं वो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आए थे। ऐसा ही कुछ बहुजन समाज पार्टी ने भी अब फिनोमेना तैयार किया हुआ है और कोशिश बहन जी की यही है कि आने वाले दिनों में जितना भी मीडिया का सहारा लिया जा सके, सोशल मीडिया, आप देख सकती हैं सोशल मीडिया के जरिए बहन जी को आने दो, ये गाना जो है उसको लगातार ट्वीट किया जा रहा है, फेसबुक पर डाला जा रहा है, इसके साथ टैग किया जा रहा है। दूसरी बात, तमाम वो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। एक बाकायदा वॉर रूम तैयार किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी में, बाकायदा वहां से मैसेजेस जो है वो थ्रू किए जा रहे हैं। जन कल्याण दिवस के दिन जो मायावती का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है आज, उसके दिन ब्लू बुक जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, 12वां संस्करण उसका लॉन्च किया जाएगा। उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड में अगर बहुजन समाज पार्टी आती है, पंजाब में अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो कितना बेहतर तरीके से काम कर सकती है, क्योंकि तमाम शासक जो है वहां पर शासन किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक मुकम्मल व्यवस्था मायावती के दिनों में रही है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो मायावती 1 फरवरी से जो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाली है उसके लिए भी वो यहाँ से संदेश दे सकती हैं, क्योंकि मेरठ में 1 फरवरी को, इसके बाद से अलीगढ़, फिर बुलंदशहर, ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बताने के लिए, इसके साथ ही सपा सरकार के भीतर जो अंतर। चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मायावती आज अपना 61वां जन्मदिन मना रही हैं और इस मौके पर वो अपनी पार्टी की जो कैंपेनिंग है वो डिजिटल तरीके से करेंगी। हालांकि पहले उनका कहना था कि उनको डिजिटल तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके वोटर्स उनके साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो समझ गई हैं कि कितना जरूरी है और कहा जा रहा है कि आज से ये कैंपेनिंग जो है, आज के बाद वो जितनी भी रैलियां करेंगी उसको बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। चलते हैं दूसरी तरफ, पिता और बेटे के झगड़े में समाजवादी पार्टी की साइकिल फिलहाल चुनाव आयोग के पास जमा हो गई है और इसी के साथ साइकिल की सवारी कर रहे सांसद और विधायक भी ये सवारी छोड़ नए ठिकाने की तलाश में जुट गए हैं। तमाम पार्टियों में भगदड़ मची है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा शायद समाजवादी पार्टी को ही भुगतना पड़ सकता है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच चल रही लड़ाई से समाजवादी पार्टी के 2 हिस्से में बंटने का खतरा बढ़ता जा रहा है और इस 2 फाड़ के साथ ही पार्टी में भगदड़ मचने की आशंका भी बढ़ गई है। और अगर ऐसा होता है तो ये मुलायम और अखिलेश दोनों ही खेमों के लिए बड़ी दिक्कत बन सकता है। इस भगदड़ की शुरुआत भी हो चुकी है। टिकट कटता देख नए ठिकाने की तलाश में कई विधायक तो पहले ही दूसरे दलों का रुख कर चुके हैं और अब नेताजी के पुराने साथियों ने भी दूसरे दलों में अपना भविष्य तलाशना शुरू कर दिया है। बुलंदशहर के कद्दावर नेता अशोक प्रधान ने सपा छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रधान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि मैं अपनी पूरी टीम के साथ पुनः अपने घर में वापसी कर रहा हूँ। भगदड़ का ये सिलसिला यही नहीं रुका। आगरा से विधायक और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे महेंद्र अरिदमन सिंह ने चुनाव से पहले अपना पाला बदल लिया। लगातार हमारा मंत्री रहे, अपमान होता रहा और हमारे क्षेत्र के हमारे लोगों को बड़ा अपमानित महसूस हुआ और उसके बाद फिर जो अंत में पारिवारिक कलह जो इस तरह से पहुंच गई, तो जनता ने पूरा हम पे दबाव बनाया और जनता ने ये महसूस किया कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त भारतीय जनता पार्टी रहेगी। समाजवादी पार्टी के 2 घोषित प्रत्याशी जो एक
प्रभावी प्रत्याशी थे और अगर उन्होंने प्रत्याशिता छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो इसका मतलब है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी में इस मुद्दे पर फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं है और सबने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस का ये मानना है कि भगदड़ का सिलसिला पार्टी को बेहद कमजोर करके ही छोड़ेगा। जिस तरह पिता पुत्र के बीच ये चुनाव सिंबल को लेकर संघर्ष चला, इससे स्पष्ट है कि ये पार्टी कहीं न कहीं दो हिस्सों में विभक्त हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही भागम भाग नहीं है। बीएसपी और कांग्रेस के सामने भी ये खतरा मंडरा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी को टाटा बोल चुके हैं, तो कांग्रेस की विधायक रीता बहुगुणा जोशी के हाथ में कमल है। जिस साइकिल पर सवार होकर अखिलेश दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंचने का एजेंडा तैयार कर रहे थे, एक तरफ साइकिल से उनकी दूरियां बढ़ती दिख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दो फाड़ की स्थिति में कभी साथ होने की कस्में खाने वाले भी अपना नफा नुकसान देकर दामन छुड़ाते नजर आ रहे हैं। अनामिका सिंह, एपीएन, लखनऊ। और चुनाव की सुगबुगाहट होते ही उत्तर प्रदेश में नेताओं में हवा का रुख समझ पाना बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। कोई हाथी से उतरकर कमल खिला रहा है, तो कोई साइकिल से उतर रहा है, तो कोई हाथ का साथ छोड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आया राम गया राम का दौर विधानसभा चुनाव के ऐलान से काफी पहले ही शुरू हो गया था। बीएसपी, कांग्रेस और सपा से विधायक और नेता कमल खिलाने में जुट गए हैं। बीएसपी में लखीमपुर के विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, गोरखपुर के चिल्हूपार से विधायक राजेश त्रिपाठी, पडरौना से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य और राज्यसभा सदस्य ब्रजेश पाठक हाथी की सवारी से उतर गए हैं। समाजवादी पार्टी पर नजर डालें तो अंबेडकर नगर के जलालाबाद के विधायक शेर बहादुर, राज्यसभा सदस्य अशोक प्रधान और आगरा के विधायक राजा महेंद्र अरिंदम सिंह अब साइकिल नहीं चला रहे हैं। उधर कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। बस्ती के रुदौला से विधायक संजय जायसवाल, कुशीनगर खड्डा के विधायक विजय दुबे, बहराइच के नानपारा की विधायक माधुरी वर्मा और लखनऊ कैंट की विधायक रीता बहुगुणा जोशी अब कमल के सहारे राजनीतिक नाव को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं होने वाला। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, नेताओं में सुरक्षित ठिकाने तलाशने की दौड़ और तेज होगी। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ आकांक्षा सिंह, एपीएन। एक बार फिर से रुक करते हैं विक्रम मिश्रा का, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रम, ये बात तो हम लगातार कह रहे हैं जब से ये कलह मची थी कि खामियाजा कहीं ना कहीं सपा को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन अब जो इधर उधर जाने की भगदड़ मची है तमाम पार्टीज में, कोई छोड़ रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा खामियाजा फिर भी सपा को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक तो दो गुट में आप डिवाइड हो चुके हैं, उसके ऊपर आपके कार्यकर्ता भी यहाँ वहां जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर तमन्ना, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो दल बदलों का स्थिति जो है वो सामान्य अब देखने को नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं वो दल बदल अब करना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से सपा के अंतर्कलह मचा हुआ है, सपा के अंतर्कलह को अगर देखा जाए तो उसको देखते हुए तमाम जो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव स्तर के तमाम लोग जो हैं उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। इसके साथ में अखिलेश और मुलायम किस खेमे में जाएं, इसको इस संशय को लेकर के लोगों ने पार्टी का साथ छोड़ना भी ज्यादा बेहतर समझा है और भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे तो सुरक्षित ठौर जो है उसको तलाशना शुरू कर दिया है। तकरीबन 25% विधायक जो हैं वो दल बदलू जो हैं दल बदल कर चुके हैं और इसके साथ में सुरक्षित ठौर की तलाश में लगे हुए हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के भीतर किस तरीके की व्यवस्थाएं आने वाले दिनों में होने वाली हैं, साइकिल किसके पास रहने वाली है या फिर दोनों के सिंबल फ्रीज होने वाले हैं, इन पे सबकी निगाहें होंगी। अगर इस तरीके की निगाहें होती हैं तो तमाम ऐसे भी लोग होंगे जो पार्टी का साथ छोड़ करके निर्दलीय ताल ठोकेंगे अपने अपने क्षेत्रों से और चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये साफ तौर पर देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर तमाम वो लोग, भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे सेफेस्ट जोन जो है उसमें तब्दील हो चुकी है। जो भी दल बदल कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जा रहा है। इसके साथ अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी को शुरुआती दौर में काफी झटका लगा हुआ था। तमाम लोग जो थे उस पार्टी को छोड़ करके तमाम कद्दावर नेता जो थे, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, इसके साथ ब्रजेश पाठक की अगर बात की जाए, ये तमाम लोग जो हैं ये लोग हाथी की सवारी छोड़ करके कमल के पीछे आ गए, कमल के साथ आ गए। इसके साथ अगर देखा जाए तो माधुरी वर्मा जैसे तमाम कद्दावर नेता जो है वो हाथ का साथ छोड़ करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन तमाम जगहों पर जाना पसंद किए। तो ये
ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो दल बदल की स्थिति है वो आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनाव अब सिर पे है और सभी के सभी अपना सुरक्षित ठौर जो है उसको तलाशने में लग गए हैं। तमन्ना। चलिए विक्रम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सपा में मचे घमासान से पार्टी के नेता ही नहीं बल्कि पार्टी की प्रचार सामग्री बेचने वाले दुकानदार भी मायूस हैं। समाजवादी पार्टी में चली आ रही पारिवारिक कलह से पहले ही व्यापारियों को अब तक भारी नुकसान हो चुका है। चुनाव के मद्देनजर दुकानदारों ने सपा के सिंबल वाले बैनर, टोपी, झंडा समेत करोड़ों रुपए की प्रचार सामग्री तैयार करा ली थी। ऐसे में चुनाव आयोग अगर साइकिल सिंबल को फ्रीज करता है तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही करोड़ों की प्रचार सामग्री बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में दुकानदार ये दुआ कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जारी घमासान यहीं थम जाए और सपा का सिंबल बच जाए। ऐसे ही दुकानदारों से बात की हमारे संवाददाता अखंड प्रताप ने। हम इस वक्त खड़े हैं एक दुकान पे जहां पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से संबंधित सभी चुनाव प्रचार सामग्री यहाँ मौजूद है। बैनर हैं, पोस्टर हैं, टोपी हैं, झंडे हैं, तमाम ऐसे प्रचार सामग्री यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है उसे लेकर भी पेच फंसा हुआ है। चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन एक बात सामने आ रही है कि अगर चुनाव आयोग इस सिंबल को फ्रीज करता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक झटका लग सकता है। लेकिन इसके साथ ही उन व्यापारियों को भी झटका लगेगा जो समाजवादी पार्टी का सिंबल पे जिन्होंने पोस्टर, बैनर, टोपी, झंडे, तमाम ऐसी चुनाव प्रचार सामग्री बनवा रखी है। हम लोग पहले से ही तैयारी करके रखे थे। एक्चुअली होता भैया ये है कि हम लोग सोचते हैं कि 5 साल के बाद जब चुनाव आएगा तो कुछ हम लोग भी कुछ चुनाव में अपना बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ये चुनाव जो अब की बार आया है तो आपस के झगड़े में, समाजवादी पार्टी के आपस के झगड़े में सिंबल वाला पेच ऐसा फंसा है भैया जी कि यहाँ कोई एक बंदा आज 15 दिन से झांकने नहीं आया, 10 रुपये कोई सामग्री खरीदने नहीं आया है। अगर सिंबल उनका फ्रीज हो जा रहा है तो हमारे लिए तो सब पोछा और कूड़े वाला काम हो जाएगा। हम लोग तो भगवान से, ईश्वर से यही मनाते हैं कि कैसे न कैसे ये मामला सुलट जाए, आराम से हो जाए और दोनों लोग आपस में मिल के चुनाव लड़े ताकि हम लोगों का भी रोजगार चले। तो ये है दुकानदार जिनका साफ कहना है कि अगर सब कुछ ठीक हो जाए, दोनों लोग आपस में मिलकर चुनाव लड़ें तो उनकी भी जो परेशानी है वो भी ठीक हो जाएगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ अखंड प्रताप, APN न्यूज़, लखनऊ। और यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने निर्वाचन आयोग की सलाह पर बलिया के रसड़ा विधानसभा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने विधायक रहने के दौरान अपने फर्म पर सरकारी ठेके लिए थे। हाईकोर्ट ने 28 मई को बसपा विधायक की सदस्यता बहाल रखते हुए आदेश दिया था कि चुनाव आयोग 15 जून से दोबारा मामले की सुनवाई करे। वहीं हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि लोकायुक्त को भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने का अधिकार है, लेकिन वो किसी विधायक की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव आयोग को सदस्यता रद्द करने के लिए खुद सुनवाई का अधिकार है। और इलाहाबाद के मशहूर डॉक्टर और जीवन ज्योति अस्पताल के डायरेक्टर AK बंसल हत्याकांड में केशव प्रसाद मौर्य और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी से भी पूछताछ हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य और उनकी पत्नी डॉक्टर बंसल के बिजनेस पार्टनर्स भी थे। बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर AK बंसल हत्याकांड में डीएम ने एक शुरुआती रिपोर्ट आज चुनाव आयोग को भेज दी है। इलाहाबाद पुलिस के अफसरों का दावा है कि चैम्बर में घुसकर डॉक्टर बंसल की हत्या की कोई ठोस वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। एसएसपी शलभ माथुर की अगुवाई में पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो हर पहलू की छानबीन करेंगी। इस घटना का अनावरण के लिए हमने 4 टीमों का गठन कर लिया है। एसएसपी साहब स्वयं इन टीमों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस महीने की 12 तारीख की शाम को जीवन ज्योति अस्पताल के भीतर घुसकर 2 बदमाशों ने डॉक्टर AK बंसल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बदमाशों ने डॉक्टर बंसल को कनपटी और सीने में 3 गोलियां मारी थी। इलाज के दौरान डॉक्टर AK बंसल की मौत हो गई थी। हमारी मांग सीधी सी बात है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस समय जो अपराधी हैं उनके लिए, पिछले 1 साल में जितने जनता के हत्याएं हुई हैं लोगों की, जिनके केस नहीं सुलझे गए, उनको फिर से खोला जाए, उनके लिए दिया जाए, काम किया जाए। CBI की इंक्वायरी हो, अगर प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो CBI की इंक्वायरी हो। केशव प्रसाद मौर्य और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी डॉक्टर बंसल के जीवन ज्योति हॉस्पिटल में पार्टनर थे। केशव ने साल 2014 के चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र भी किया था।
केशव प्रसाद और डॉक्टर बंसल लखनऊ में महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चला रहे थे। केशव मौर्य और डॉक्टर बंसल ने यूनिवर्सिटी चलाने के लिए 2 मार्च 2013 को MOU पर दस्तखत किए थे। इलाहाबाद में डॉक्टर बंसल और केशव प्रसाद मौर्य के 3 अलग-अलग बैंकों में ज्वाइंट अकाउंट भी हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने साझा तौर पर यूनिवर्सिटी चलाने और इन तीनों बैंक अकाउंट का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया था। केशव मौर्य को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर बंसल के कुछ करीबियों ने चुनाव आयोग में शिकायत पर तथ्यों को छिपाने के आधार पर उनका निर्वाचन रद्द किए जाने की मांग की थी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि केशव प्रसाद मौर्य HRD मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति का सदस्य रहते हुए यूनिवर्सिटी चला रहे थे। आरोप यह है कि केशव के दबाव के चलते ही तमाम गड़बड़ियों की शिकायत होने के बावजूद UGC जांच नहीं कर पा रही थी। सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद में करोड़ों की एक प्रॉपर्टी को लेकर ही केशव मौर्य और डॉक्टर बंसल में विवाद हो गया था। पुलिस को फिलहाल डॉक्टर बंसल के परिवार वालों के बयान का इंतजार है। आलोक कुमार सिंह, APN, इलाहाबाद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों को फाइनल कर लिया गया है और अब पार्टी हाईकमान बगैर देरी किए नामांकन की तारीख से पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। जाहिर है कि राज्य कांग्रेस में टिकटों के लिए मारामारी मची है और तमाम प्रत्याशी अपने लिए लॉबिंग में लगे हैं। ऐसे में नजर अब कांग्रेस की सूची पर है कि पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि सोमवार को राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं, लिहाजा मुमकिन है कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान उत्तराखंड कांग्रेस आज की जगह सोमवार को करे। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ताजा अपडेट है? तो देखिए, कांग्रेस में टिकटों के लिए मारामारी जाहिर तौर पर मची हुई थी और अब उम्मीद है कि 16 तारीख को यानी कि कल राहुल गांधी का ऋषिकेश दौरा है, उससे पहले उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद टिकटों की पहली लिस्ट का ऐलान कांग्रेस अपनी तरफ से कर दे, लेकिन बड़ी उम्मीद ये भी कि राहुल गांधी के आने के बाद ही शायद टिकटों का ऐलान हो सकता है। उससे पहले अगर हम नजर डालें कि जिस तरीके से टिकटों को लेकर मारामारी मची थी और जो 8 बड़ी विधानसभाएं हैं, यहाँ पर 8 बड़ी सीटें हैं जिन पर की सबसे ज्यादा कांग्रेस के कंटेस्टेंट लगे हुए हैं, क्योंकि एक एवरेज के तौर पर अगर सर्वे के तौर पर तमन्ना देखा जाए तो 70 विधानसभा सीटों पर तकरीबन हर सीट पर 5 से 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो संगठन के लिए भी और सरकार के लिए भी और जो स्क्रूटनी कमेटी उसके लिए भी बड़ा मुश्किल ये था कि बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए हर उम्मीदवार के बारे में। लेकिन ये यहाँ पर हरीश रावत की तारीफ करनी होगी इस बात को लेकर कि उन्होंने बहुत तरीके से हर चीज को संभाला है और काफी लोगों की दावेदारी इस तरीके से उन्होंने निरस्त करा दी, उनको बैठा दिया है कि बहुत सहजता का माहौल पार्टी के अंदर बनता हुआ दिखा है। अब एक जो पेच अटकता है वो संगठन और सरकार के बीच में पेच अटकता हुआ पिछले दिनों दिखाई पड़ा था और अब टिकट की लिस्ट सामने आने के बाद ये चीज सामने आ पाएगी कि वो पेच कितना कसा गया है, सरकार की तरफ से कसा गया है कि संगठन की तरफ से कसा गया। और कमी जो बीच में दिख रही थी वो ये थी कि जहां पर किशोर उपाध्याय हरीश रावत की हर बयान की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो टिकट का मामला हो, चाहे वो राजनीति का मामला हो, चाहे वो कांग्रेस का पक्ष रखने का मामला हो, चाहे अंदरूनी मामले हो, उन तमाम चीजों पर किशोर उपाध्याय हरीश रावत के अगेंस्ट या उनके अलग बयान देते हुए दिखाई पड़े थे। वही चीजें टिकट के मामले में भी सामने आई थी यहां पर, जहां पर कि हरीश रावत ने कहा था कि पीडीएफ के सदस्यों के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ेगी, तो वहीं किशोर उपाध्याय की तरफ से कहा गया था कि सिर्फ पूरी 70 सीटों पर कांग्रेस के ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अब सबसे इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है वो 3 नाम तमन्ना सामने आ रहे हैं। पहला नाम है दिनेश धनी का, प्रीतम सिंह पवार का और मंत्री प्रसाद नैथानी का। दिनेश धनी, प्रीतम सिंह पवार जो कि निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उनको वापस कांग्रेस के बैनर तले लाने के लिए कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरीश रावत के ऊपर बहुत प्रेशर था और ये बात कही भी जा रही थी हरीश रावत की तरफ से कि जिस वक्त सरकार बनी थी उस वक्त पीडीएफ की सपोर्ट के बिना सरकार ना बन पाती और पीडीएफ खुद सपोर्ट में नहीं आया था बल्कि कांग्रेस पीडीएफ के पास गई थी सपोर्ट के लिए। और मंत्री प्रसाद नैथानी को भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर आप कहा जाए कि एक जॉकी माना जाएगा बेहतर सामंजस्य के लिए। तो अब टिकट बंटवारे की चीज सामने आ पाएगी कि कितना सामंजस्य बैठ पाता है, लेकिन ये चीज जरूर है कि कुछ वक्त पहले ये चीज देखी गई थी कि कांग्रेस शायद बीजेपी का इंतजार कर रही है टिकट बंटवारे के लिए और फिर बीजेपी शायद कांग्रेस का इंतजार कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से पहले सामने आ रही है। गोविंद सिंह गुंजवाल भी ये कह चुके हैं कि भाई बहुत जल्दी कांग्रेस की तरफ से ऐलान हो सकता है और आज बेहद अहम दिन रह सकता है आज और कल, क्योंकि यही 2 दिन है जिनमें कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। चलिए अनंत, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर 50 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इसकी पुष्टि बसपा प्रदेश प्रभारी प्रदीप जाधव ने की है। साल 2012 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बसपा ने 3 सीटों पर विजय हासिल की थी। निर्दलीय और
उक्रांत विधायकों के साथ मिलकर गठित किए गए पीडीएफ में बीएसपी भी शामिल रही। बीते साल सियासी संकट के दौरान पीडीएफ ने कांग्रेस का साथ दिया था। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी के मद्देनजर शनिवार को बसपा ने पहली सूची जारी कर दी। इसमें 50 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। 20 सीटों के लिए अभी अगली सूची जारी की जाएगी। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता आनंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, 20 सीटों के लिए अगली सूची कब तक जारी की जाएगी बसपा की तरफ से? बहरहाल इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी बसपा की तरफ से आधिकारिक तौर पर तमन्ना जारी नहीं की गई है, लेकिन अगर हम बसपा की प्रदेश की समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं कि 2012 के विधानसभा चुनाव पर हमको एक बार नजर डालनी होगी, जहां की उस वक्त 3 विधायक बसपा के चुनकर आए थे, जिनमें की रविदास और सुरेंद्र राकेश, जिनको की राज्य मंत्री का दर्जा भी यहां पर दिया गया था, वो लोग बहुत अहम थे। लेकिन बाद में सुरेंद्र राकेश ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उनके देहांत के बाद उनकी जो धर्मपत्नी है ममता राकेश, वो भी कांग्रेस के बैनर तले इस बार दावेदारी ठोक रही है। लेकिन ममता राकेश के साथ ही उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं सुबोध राकेश, जो कि उसी विधानसभा से अपना दावा ठोक रहे हैं और जबकि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो एक वो जो सीट जहां पर पहले बसपा ने विजय हासिल की थी, वहां पर अब कांग्रेस और बीजेपी के द्वंद्व छिड़ चुका है। बसपा का जो पारा है वहां पर काफी गिरता हुआ दिखाई दिया है। रविदास पहले कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो दरअसल अब सिर्फ एक विधायक बसपा का प्रदेश में बचता है। और बसपा का आप देखा जाए जनाधार यहां पर बहुत नहीं है तमन्ना, लेकिन यह जरूर है कि वोटों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश या वोटों को इन्फ्लुएंस काफी हद तक बसपा यहां पर कर सकती है। 50 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 50 उम्मीदवारों की लिस्ट में एक चीज जो अहम सामने आई है कि यहां पर अल्पसंख्यकों को कम तरजीह दी गई है, जिससे कि एक बड़ा वर्ग बसपा से नाराज नजर आ भी सकता है। तो ये शायद परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन अगले 20 नाम और घोषित होने हैं, 20 नाम में हो सकता है कि अल्पसंख्यकों को तरजीह दी जाए, तो वो चीज इक्वेशन शायद बसपा कर पाए। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं राजनीति में कब कौन अर्श से फर्श पर पहुंच जाए और कब कौन फर्श से अर्श पर चला जाए, कहना थोड़ा मुश्किल है। कल तक जो भुवन चंद्र खंडूरी उत्तराखंड में बीजेपी की पहचान थे, आज वो पार्टी के पोस्टर और बैनर से गायब हैं। ये हालत तब है जब राज्य में विधानसभा चुनाव सर पर है और बीजेपी सत्ता में वापस आने का सपना पाले बैठी है। उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी इस बार चुनावी रणनीति से गायब है। देहरादून के मुख्य मार्ग पर लगे बीजेपी के पोस्टरों से उनकी फोटो नदारद है। पार्टी ने 2012 के चुनाव में खंडूरी है जरूरी का नारा दिया था, लेकिन बदले वक्त में लगता है कि अब बीजेपी को उनकी इतनी जरूरत ही नहीं रही। इस पूरे प्रकरण पर पार्टी सफाई दे रही है। ये बात साफ हो चुकी है कि उत्तराखंड से कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है और यही वजह है कि उनके राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं तो उनकी वो जनसभाएं कराने तक का साहस नहीं कर पा रहे हैं। और हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस संगठन को बाहर से प्रोफेशनल यहाँ पर भेजने पड़ रहे हैं। इन सारे हालात में कांग्रेस अंदर से बिल्कुल बौखलाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी ओर देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारी जो कार्यप्रणाली है उसके हिसाब से कार्य चल रहा है और बहुत शीघ्र ही जो लिस्ट हैं वो घोषित कर दी जाएगी। ये पूरी कवायद कहीं न कहीं बीजेपी में जारी अंदरूनी राजनीति को उजागर करती है। हालांकि बीजेपी इसे पूरी तरह खारिज करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस मौके को भुनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। भाजपा को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जल्दी ही प्रकाशित करेंगे। अभी हमारा होमवर्क चल रहा है, उसमें काम कर रही है पूरी पार्टी और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम उसको सूची को प्रकाशित करेंगे। बीजेपी 2017 में पहाड़ की सत्ता पर दोबारा काबिज होने वाले सपना सजोए बैठी है, लेकिन उसकी अंदरूनी कलह इस सपने की राह में बड़ी बाधा बनकर खड़ी है, जिस पर उसे जल्द काबू करना होगा, क्योंकि सत्ता की कुर्सी किसी के लिए इंतजार नहीं करती। शैली लाठे, एपीएन, देहरादून। एक बार फिर से रुक करते हैं, अनंत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ लाइव। अनंत, भुवन खंडूरी उत्तराखंड में बीजेपी की पहचान थे और पिछले चुनावों में अगर देखा जाए तो उनकी काफी ज्यादा इमेज जो थी वो क्लीन इमेज सामने की गई थी बीजेपी की तरफ से, और आज वो पोस्टर से नदारद दिख रहे हैं। क्या माना जाए, कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह को इसे माना जाए या फिर बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस इसे माना जाए? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तमन्ना कहा जाएगा इसको, लेकिन ये बात जरूर है कि ये राजनीति की रवायत होती है कि चेहरे यहाँ पर मौके के हिसाब से बदले जाते हैं। जैसी वक्त की नजाकत होती है उसके हिसाब से चेहरों को बदला जाता है और शायद वही चीज बीजेपी भी यहाँ पर करते नजर आए। 2012 के चुनाव की जब आपने बात की है तो वहां पर एक नारा दिया गया था,
भुवन चंद्र खंडूरी को लेकर कि खंडूरी है जरूरी, यानी कि जाहिर तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था और बाकी चेहरों को दरकिनार किया गया था। भुवन चंद्र खंडूरी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उस दौरान का कार्यकाल एक सुनहरा कार्यकाल समझा जाता है। एपीएन की टीम इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है, लगातार हम लोग सर्वे भी कर रहे हैं और सर्वे में चीज सामने आई है कि अगर बीजेपी में किसी की क्लीन इमेज सामने आती है, बीजेपी में लोग किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, तो भुवन चंद्र खंडूरी का नाम उसमें पहले नंबर पर लिया जाता है। लेकिन भुवन चंद्र खंडूरी को यहां पर दरकिनार किया जा रहा है। इसका एक कारण यह भी समझा जा सकता है तमन्ना, क्योंकि उस वक्त पे जब सरकार थी तो तमाम विधायक, चूंकि खंडूरी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो वक्त की बेहद पाबंद हैं, तो इस चीज को लेकर कुछ विधायक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, उनकी मुखालफत भी उस वक्त पे की गई। उसके चलते काफी राजनीतिक दुविधाएं भी उस वक्त की सरकार के दौरान देखने के लिए मिली थी। अब चूंकि वक्त बेहद चेंज हो चुका है, 2014 में मोदी लहर के चलते जो प्रचंडता हमने बहुमत की देखी थी, उसके बाद अब 2017 का चुनाव सामने है। यहां पर दोनों की साख का सवाल है, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। अब जब बात सामने आती है कि भाई पोस्टर पर भुवन चंद्र खंडूरी का चेहरा नहीं दिखा, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही, तो कांग्रेस को यहां पर यह भी देखना चाहिए कि कुछ वक्त पहले जब प्रचार सामग्री को यहां पर लाया गया था, उन तमाम पोस्टर्स में एक स्लोगन था कि मैं नहीं हम, और उसमें हरीश रावत का चेहरा था, लेकिन किसी और संगठन के का चेहरा वहां पर नहीं था, ना ही किशोर उपाध्याय का चेहरा। तो मैं नहीं हम का नारा खुद में एक ढकोसला साबित होता दिखता है और वही चीजें शायद अब बीजेपी सामने कर रही है कि यहां पर भगत सिंह कोश्यारी का नाम सामने का चेहरा सामने आ रहा है, यहां पर निशंक का चेहरा सामने आ रहा है, यहां पर भगत सिंह कोश्यारी का नाम चेहरा सामने आ रहा है, सतपाल महाराज जो कि मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं सीएम पद के लिए, बीजेपी की तरफ से अंदरूनी खबर ये है, तो उनका चेहरा भी सामने आ रहा है। लेकिन भुवन चंद्र खंडूरी की साफ इमेज होने के बाद भी चेहरा नहीं है। उसका कारण शायद ये समझा जा सकता है क्योंकि पिछले काफी वक्त से भुवन चंद्र खंडूरी जो है वो क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े, लोगों से मिलते जुलते नहीं दिखाई पड़े। तो शायद बीजेपी आलाकमान ने भांपा होगा या उनके सर्वे में शायद ये बात आई होगी कि जनाधार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रह गया। एक सिलेक्टेड वोटर्स, हालांकि ऐसा जरूर है जो कि भुवन चंद्र खंडूरी को पसंद करता है, लेकिन चूंकि जमीन की राजनीति है, यहां पर हर तरह के समीकरण को देखकर चलना पड़ता है, तो शायद वो एक कारण रहा होगा। लेकिन जाहिर तौर पर इससे ये चीज है कि संगठन के तौर पर बीजेपी के अंदर वो मजबूती नजर नहीं आ रही जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी से आपकी उम्मीद की जाती है, उस पार्टी से उम्मीद की जाती है जिसकी कि केंद्र में सत्ता भी हो। अब सत्ता का चुनाव नजदीक है, बीजेपी को इस चीज का फायदा होगा, नुकसान ये 15 तारीख के बाद हम लोग भांप पाएंगे। चलिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पूरा दमखम लगा दिया है, लेकिन अभी तक दोनों ही दलों ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है। सत्ताधारी कांग्रेस और सत्ता में वापसी की राह देख रही बीजेपी दोनों ही एक दूसरे की ताकत को परखने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के आम सहमति से सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाएगी। भाजपा को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जल्दी ही प्रकाशित करेंगे। अभी हमारा होमवर्क चल रहा है, उसमें काम कर रही है पूरी पार्टी, और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाएगा हम उसको सूची को प्रकाशित करेंगे। टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी की हालत भी कांग्रेस जैसी ही है। बीजेपी ने टिकट बंटवारे में देरी के लिए कई कारण गिनाए। हालांकि बीजेपी का भी कहना है कि जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति के अंतर्गत पहले स्टेट लेवल पर पैनल तैयार होते हैं और उसके बाद अंतिम निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। वर्तमान में प्रक्रिया चल रही है और उचित समय पर लिस्टों की घोषणा कर दी जाएगी। हम कांग्रेस की ओर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, बल्कि कांग्रेस हमारी ओर देख रही है। उत्तराखंड में सत्ता की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन दोनों ही दलों ने अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की ताकत को परख रही है और उनकी कोशिश हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवार देने की है। शैली लाठे, एपीएन, देहरादून। बिहार की राजधानी पटना के सबलपुर गंगा दियारा में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित पतंगबाजी में हिस्सा लेने गए लोग हादसे के शिकार हो गए। लोग उत्सव में शामिल होकर एनडीआरएफ की नाव से वापस लौट रहे थे, तभी नाव गंगा में पलट गई। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। कई लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। राहत और बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इस हादसे में कई लोग लापता हैं। नाव में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। खबरों के मुताबिक नाव पर ज्यादातर बच्चे सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए इसकी जांच का आदेश दिया है। नाव पटना के एनआईटी घाट से चली थी। सभी लोग जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पतंग उत्सव और भोज खाकर लौट रहे थे। खबरों के मुताबिक नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। नीतीश सरकार ने नाव हादसे में मृतकों के पीड़ित परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा
देने का ऐलान किया है और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने नाव दुर्घटना के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्हें कहा कि प्रशासन की नाकामी की वजह से ये हादसा हुआ है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और पटना में हुए नाव हादसे के बाद जेडीयू ने आज होने वाला चूरा दही भोज रद्द कर दिया गया है। इस भोज के लिए जेडीयू ने बीजेपी नेताओं को भी आमंत्रित किया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस नेता और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू से सवाल पूछा कि आखिर 2 साल तक न्योता नहीं देने के बाद फिर बुलावा भेजने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल बिहार में नीतीश और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों की खबरों से सिर्फ लालू यादव ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी परेशान हो उठी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रज बिहारी इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ब्रज बिहारी, आपसे जानना चाहेंगे ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर और मृतकों के परिजनों को इत्तला कर दिया गया, प्रशासन का क्या कहना है, संबंधित विभाग का क्या कहना है? जी तमन्ना, प्रशासन के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम जो पतंग उत्सव किया गया था, इसमें लोगों का मानना है कि इतनी संख्या में लोग कैसे वोट में चढ़ गए और इतनी संख्या में लोग की वोट में चढ़ने के कारण ही ये हादसा हुआ है। हमें बचाने आ रहा 2 नाव जब आ रहा था उसमें खचाखच भीड़ भर गई थी, जिसके कारण वो बोट डूब गई, जिसके कारण मौत हुई। स्थानीय लोगों ने लगभग 30 लोगों को बचाया भी, लेकिन प्रशासन देर से आने का कारण लोगों की मौत हुई। 21 लोगों को निकाल लिया गया, 100 बरामद हो गए हैं। अभी भी दर्जनों लोग वहाँ पे 100 बरामद नहीं हो पाई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रज बिहारी। और बिहार के 2 भागों को आपस में जोड़ने वाली लाइफलाइन महात्मा गांधी सेतु के नवनिर्माण का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खरमास के बाद आज पीएम मोदी दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि मौके पर पटना में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। और अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। राजधानी रांची से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, क्या है आज झारखंड की अहम खबरें? झारखंड की खबरों की बात की जाए तो अब सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। बात करें तो मेदिनीनगर सबसे ठंडा जिला रहा है झारखंड का, जहां पर 4.7 डिग्री टेम्परेचर आ गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री नीचे है। इसी तरह रांची, बोकारो या अन्य शहरों की बात करें, लगभग सभी शहर शीतलहर की चपेट में है। उत्तर दिशा से आने वाली ठंड हवा के कारण पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में आ गया है और तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे चल रहा है, जो लोगों को काफी परेशानी का ये सबब बना हुआ है। ठंड काफी ज्यादा है। बात करें रांची शहर की, तो रांची शहर से सटा हुआ कांके का तापमान 2 डिग्री टेम्परेचर है, जो सामान्य से 8 डिग्री नीचे चल रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने के कारण से यहाँ एक बड़ी खुशी की बात झारखंड के लोगों के लिए यही होती है कि यहाँ पर कोहरा नहीं होता है और जिसके कारण से लोग थोड़ा दिन में राहत महसूस करते हैं, लेकिन सुबह, शाम और रात में ठंड काफी ज्यादा रहती है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर की हम अगर बात करें तो झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। मंगलवार यानी कि 17 जनवरी से शुरू होकर ये बजट सत्र 7 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 23 ज्ञान तमाम जानकारी के लिए और झारखंड की अहम खबरों से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में आज स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन जारी है। ये मैराथन हर साल मुंबई में जनवरी के महीने में किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के धावक हिस्सा लेने आते हैं।
हालांकि आज इस मैराथन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक धावक ट्रैक पर ही गिरकर बेहोश हो गया। हालांकि उसे वक्त रहते मेडिकल सुविधा फौरन दे दी गई। एक और जहां यहां दुनिया के नामचीन एथलीट जीत के लिए दौड़ रहे हैं, वहीं बीएमसी ने आयोजकों को झटका दे दिया। बीएमसी ने आयोजकों को 24 घंटे के अंदर 5.5 करोड़ भरने का अल्टीमेटम दिया है। और मुंबई मैराथन को लेकर पैदा हुए विवाद पर और विस्तार से जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुशल पाटिल। कुशल, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे पूरी खबर। जी, आज मुंबई में स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन दौड़ा जा रहा है। इस मैराथन में कहा जा रहा है कि कई सेलिब्रिटीज़ और कॉर्पोरेट के लोग आज साथ में मिलकर दौड़ेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है वो लोग भी साथ में आएंगे। ऐसे कई लोग साथ में आके मिलकर दौड़ते हैं। ये साल में एक बार होता है मुंबई में, और कहा जा रहा है कि ये जो इवेंट है इसमें बीएमसी ने बीच में एक झटका दिया था। बीएमसी ने कहा था उनको, जो ऑर्गेनाइजर्स है स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन के, इनको कहा था कि वो या तो 5.5 करोड़ रुपए भरे या फिर उनके मैराथन में प्रॉब्लम्स आ सकती है, और उन्हें एक लीगल नोटिस दिया गया कि आप जो बेसिक स्पॉन्सर फीस और होर्डिंग्स लगाते हैं, जो लेजर शो रखते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं इस मैराथन की, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक फ़ीस मांगी थी। ये फ़ीस जब पूरी नहीं की जा सकती, उन्होंने कहा कि ये फ़ीस का जो बेसिक एक फ़ीस रहता है, जो वैल्यू रहता है, फिगर रहता है, वो जब तक भरा नहीं जा सकता तब तक वो पूरा नहीं किया जा सकता। और कहा जा रहा था कि ये जो फ़ीस भरने का जो प्रोसीजर है वो पहले ही किया जाना चाहिए था, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पिछले साल भी 22 लाख रुपए भरे गए थे स्पॉन्सरशिप फीस और सब मिला के, और इस साल बीएमसी ने कहा था कि उन लोगों को 5.5 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो पुराना जो पिछले साल ये जो इवेंट हुआ था इसमें बेसिकली एक स्पॉन्सरशिप फीस, होर्डिंग फीस और जो बाकी सब एडवांस फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो भरना ज़रूरी होता है, और वो ये साल शायद भरा नहीं गया था, या कुछ विवाद हुए थे आपस में जिसके कारण वो लोग इस मैराथन के प्रोसीजर को पूरा नहीं कर पाए थे। और जब ये मैराथन का प्रोसीजर चालू हुआ, जब 15 जनवरी को मैराथन की एक्चुअल डेट है और 13 जनवरी को ये नोटिस आना, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र चीज़ है कि बीएमसी ने इतने दिन इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया। और ये नोटिस आने के बाद उन्हें कहा कि वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं इस चीज़ पर। और ऐसा भी कहा गया कि जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी बीएमसी के द्वारा वो ए वार्ड द्वारा की जाएगी, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक वार्ड में उन्होंने वो पैसे भरने की मांग की थी। और जहाँ तक बात बीएमसी की आती है, बीएमसी के चुनाव 1 महीने में है, और ऐसे में वो हर एक चीज़ में ऐसे लेट करना, उन्होंने सनबर्न में भी बीच में एक सनबर्न का इवेंट था, उसमें भी रुकावट लाने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक बेसिक फीस नहीं भरी थी इसलिए वो पुलिस परमिशन नहीं दे सकते, उनको पुलिस की तरफ से परमिशन रोकी गई थी। ऐसे कई चीज़ हुए थे। और कहा जा रहा है कि ये जो मुंबई मैराथन है इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटी है, तो चैरिटी के नाम से अगर वो इतने पैसे मांगते हैं तो ये सही बात नहीं है। और जब दोनों पार्टी जानकारी के लिए आपका। और बात खेल के मैदान की करते हैं तो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज पुणे में खेला जाएगा। इस मैच में विराट कोहली कप्तान होंगे। 2007 के बाद पहली बार धोनी किसी दूसरे के कैप्टनशिप में खेलेंगे। पुणे के नेहरू स्टेडियम पर टीम इंडिया का वनडे में विनिंग रिकॉर्ड 5-3 का है। वहीं लंबे समय बाद वापसी कर रहे युवराज सिंह पर भी फैंस की निगाहें होंगी। और वनडे में इंग्लैंड को भारत पर आखिरी जीत 2013 में धर्मशाला में मिली थी। इंग्लिश टीम आखिरी बार 2012-2013 में भारत दौरे पर आई थी, तब इंडिया ने 5 मैचों की वनडे सीरीज 3-2 से जीती थी। उससे पहले 2011 में भी 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत आई इंग्लिश टीम को 5-0 से करारी हार झेलनी पड़ी थी। चलिए, फिलहाल वेकअप जिंदगी में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।